नमस्कार, आप सभी जुड़ चुके हो अपने YouTube चैनल EBSE से। तो आज के लेक्चर में अपन पेपर थर्ड स्टार्ट करेंगे BSc फर्स्ट ईयर का। तो पेपर थर्ड में अपने दो बुक लगती थी, एक वेक्टर कैलकुलस थी और दूसरी थी अपने निर्देशांक ज्यामिति। तो सदिश कलन और निर्देशांक ज्यामिति लगती है अपने। तो आज हम सदिश कलन की 2 यूनिट करने का प्रयास करेंगे, 2 यूनिट क्योंकि एग्जाम पर नज़दीक है। और तो इसमें पहले यूनिट में 2 चैप्टर लग दिए हैं। पहला है सदिशों का अवकलन और दूसरा अवकल संकारक। ये 2 यूनिट लगते हैं, 2 चैप्टर लगते हैं पहली यूनिट में। और दूसरी यूनिट में 2 चैप्टर लगते हैं अपने सदिशों का समाकलन और समाकल प्रमेय। तो आज अपन पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सदिशों का अवकलन। सदिशों का अवकलन करने से पहले ये आगे कुछ थ्योरी दे रखी है, तो वो आप लोगों को पढ़नी ज़रूरी है, क्योंकि सदिश में डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट वो आपको आने चाहिए। तो वो थ्योरी आप लोग थोड़ी सी पढ़ लेना। उसके बाद मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, सदिशों का अवकलन। तो उसमें क्या है, देखिए सदिशों का अवकलन क्या है। इसमें एकदम इजी चैप्टर है, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले सदिशों का अवकलन है। तो सबसे पहले क्या है, इसमें वृत्त का मानक सदिश समीकरण दिया हुआ है, तो वो अपने को सीधी से याद करनी है, और पता है तो ठीक है। तो x = a cos t और y = a sin t मानना है अपने को। और r वेक्टर r = xi + yj + zk होता है। तो r = x, इसमें ये जो समीकरण दे रखी है r की, इसमें x y और z की जो ऊपर वैल्यूज़ दे रखी है वो लिख देनी है। तो वृत्त के समीकरण में x = a cos t और y = a sin t लगता है। तो x की जगह लिख दिया a cos t आयोटा प्लस a sin t j प्लस 0k, क्योंकि हमारे पास z की वैल्यू नहीं है, 0 लिख दिया k। तो इसकी समीकरण क्या आ गई, r = a cos t i प्लस a sin t j। उसी प्रकार से परवलय के मानक समीकरण होगी r = a t² i प्लस 2at j प्लस 0k। दीर्घवृत्त के मानक समीकरण, मानक सदिश समीकरण होगी r = a cos t i प्लस b sin t j प्लस 0k। उसी प्रकार से सदिश फलन की सीमा देखिए, ये 3 फॉर्मूले थे, जो कि समीकरण थी वो याद करनी थी। और सदिश फलन की सीमा देखिए, तो 0 < mod t - t0, फिर मोड लगा हुआ है <= डेल्टा, यानी 0 और डेल्टा के बीच t - t0 की वैल्यू होती है। और ये हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि बाहर क्या लगा हुआ है, इसके मॉड लगा, मॉडुलस लगा हुआ है। तो अगर ये होता है तो क्या होता है कि ft - l < से होता है। तो ये कंडीशन है, वो सदिश फलन की सीमा में याद रखनी है। उत्तरोत्तर अवकलज क्या होते हैं, तो ये दिया हुआ वेक्टर r, इसका अगर प्रथम अवकलन करेंगे t के सापेक्ष में, तो क्या होगा, dr/dt होगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, dr/dt को क्या लिखना है, वेक्टर r का प्रथम अवकलन। और d2r/dt² क्या हो जाएगा, वेक्टर r का द्वितीय अवकलन। यानी इसका एक बार और अवकलन करेंगे t के सापेक्ष में, d/dt बाहर पड़ा और r का करेंगे तो क्या होगा, dr/dt। तो d2r/dt का स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार लिखा हुआ है d2r/dt का स्क्वायर क्या है, वेक्टर r का द्वितीय अवकलज है। और वेक्टर r का तृतीय अवकलज क्या होगा, d3r/dt³ होगा। ये सभी क्या है, r के उत्तरोत्तर अवकलज कहलाते हैं। अतः इन्हें क्रमशः r डॉट, r डबल डॉट और r के ऊपर ट्रिपल डॉट से भी व्यक्त किया जाता है। इसे प्रथम अवकलज को r डॉट से व्यक्त करते हैं, द्वितीय अवकलज को r डबल डॉट से और तृतीय अवकलज को r ट्रिपल डॉट से व्यक्त करते हैं। सदिशों के अवकलन सूत्र, 2 सदिशों के योग तथा अंतर का अवकलज क्या होता है। तो d/dt वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b इक्वल टू क्या होगा, dA वेक्टर अपॉन dt प्लस माइनस dB वेक्टर अपॉन dt। ये तो सीधा सीधा पता है कि अवकलज करते हैं, अवकलन करते हैं, तो उसमें अगर वेक्टर आ जाता है तो उसे भी प्लस माइनस के साथ में लेते हैं। दूसरा है सदिशों के अचर गुणज का अवकलज। अचर गुणज दे रखा है, जैसे मान लीजिए d/dt फाई वेक्टर a, फाई क्या अचर है और a वेक्टर a सदिश है, और इसका अवकलज किया हुआ d/dt से। तो क्या होगा, फाई आगे आ जाएगा और a का हो जाएगा अवकलन dA/dt। फाई आगे आ गया, dA/dt हो जाएगा प्लस d फाई/dt और वेक्टर a हो जाएगा। u × v का फॉर्मूला लगाया, पहले u पढ़ा है बाहर और v का कर दिया, फिर v पढ़ा है बाहर और u का कर दिया। 2 सदिशों के बिंदु गुणनखंड का गुणनफल का अवकलज, बिंदु गुणनफल का अवकलज निकालना है।
तो डी बटा डी टी वैक्टर ए डॉट बी आ गया। तो क्या करेंगे, सेम उसी प्रकार से करेंगे। वेक्टर ए बाहर पड़ा है डी बी बटा डी टी और प्लस वेक्टर बी बाहर पड़ा है डी ए बटा डी टी। उसी प्रकार से फॉर्मूला लगाना है साधारण सा अवकलन का। दो सदिशों के सदिश गुणनफल का अवकलन, यानी ए क्रॉस बी लिख दिया अगर यहाँ पे वेक्टर, तो क्या करेंगे, सेम उसी प्रकार से करना है। वेक्टर ए को बाहर रखेंगे और बी का क्या करेंगे, टी के सापेक्ष में अवकलन कर देंगे। वेक्टर ए क्रॉस डी बी अपॉन डी टी प्लस डी ए अपॉन डी टी क्रॉस वेक्टर बी। 5 क्या कह रहा है, अदिश त्रिक गुणनफल का अवकलज क्या होगा, अवकलन अदिश त्रिक गुणनफल का। त्रिक गुणनफल मतलब ए बी सी दे दिया, 3 आ गए इसमें, तो इसका अवकलन करना है। तो सबसे पहले ए का करेंगे, उसके बाद बी का करेंगे, उसके बाद सी का करेंगे। तो ए का करेंगे तो डी ए बटा डी टी और बी और सी वेक्टर ऐसे ही पड़े, फिर प्लस का साइन, ए और सी ऐसे ही पड़े डी बी बटा डी टी प्लस ए और बी ऐसे ही पड़े, सी का कर दिया डी सी बटा डी टी। ये हो गया 500 फॉर्मूला। अब छठा फॉर्मूला हमारे पास है सदिश त्रिक गुणनफल का अवकलज करना। त्रिक गुणनफल यानी सदिश त्रिक गुणनफल आ गया, अब क्रॉस में आ गया, यानी ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी दिया हुआ है। तो सबसे पहले बी क्रॉस सी को अलग रख देंगे, ए का टी के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। तो डी ए बटा डी टी क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस, अब ए बाहर पड़ा है और बी का अवकलन कर दिया, डी बी बटा डी टी क्रॉस सी। अब ए और बी पड़ा है और सी का कर दिया, यानी सेम उसी प्रकार से करना है। पहले ए का करना है और बी सी वैसे ही पड़े, फिर बी का करना है ए और सी वैसे ही पड़े, फिर सी का करना है और ए और बी ऐसे ही पड़े। फर्क इतना है कि इस ब्रैकेट में जो पड़ा है उसी ब्रैकेट में ही रहने देना है, ब्रैकेट से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय आती है, 4-5 प्रमेय है, तो वो भी अपन साथ में लेते हुए चलेंगे। तो थ्योरम नंबर 1.1 कहते हैं कि यदि वेक्टर ए अदिश चर टी का एक अवकलनीय सदिश फलन हो तथा मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए बराबर ए है, तो ए दे रखा है इसका डी बटा डी टी ए स्क्वायर बराबर 2a डी बटा डी टी होगा, और बी दे रखा है वेक्टर ए डॉट डी ए का वेक्टर डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई डी अपॉन डी टी होगा। तो ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले ए करते हैं अपन, ए में लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो वो ले लेंगे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए डॉट ए। ए डॉट ए को अगर मॉडुलस में चेंज करें तो कैसे होगा, मॉड वेक्टर ए डॉट मॉड वेक्टर ए डॉट कोस 0 डिग्री, यानी कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए इसे 0 लिखा है। ए बी कोस थीटा फॉर्मूला होता है मॉड ए बी कोस थीटा, तो वही प्रयोग यहाँ पे किया हुआ है। तो ये इसकी वैल्यू होगी 1, इन दोनों का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अपन इस प्रकार ऐसे लिख सकते हैं कि डी बटा डी टी ए स्क्वायर बराबर 2a डी ए अपॉन डी टी। तो ये हमारा सिद्ध हो गया पहला। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि डी अपॉन डी टी ए स्क्वायर इक्वल टू 2a डी ए अपॉन डी टी। सेकेंड दे रखा है, तो अभी सेकेंड को भी सिद्ध करेंगे। तो अब नेक्स्ट में क्या करना है अपने को, डी अपॉन डी टी ए स्क्वायर इक्वल टू लिखना है डी अपॉन डी टी, ए स्क्वायर की जगह एक डॉट ए लिख दिया वेक्टर। ठीक है, तो अब इसका u इंटू वी से अवकलन कर देंगे। सबसे पहले इसका करेंगे और ये एज इट इज़ पड़ा रहेगा, तो डी अपॉन डी टी डॉट ए प्लस, अब ये एज इट इज़ पड़ा है और इसका कर देंगे ए डॉट डी ए अपॉन डी टी। तो क्या होगा, डी ए अपॉन डी टी इंटू ए, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, और ये देखिए डी ए अपॉन डी टी इंटू ए और डी ए अपॉन डी टी इंटू ए, यानी 1 और 1 प्लस किया तो 2a डी ए अपॉन डी टी आ गया। जो हमें प्रूव करना था पहले में, तो वो अपन ने कर दिया। तो ये प्रूव था पहले का, परंतु ए से क्या, डी अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू 2a डी ए अपॉन डी टी है, 2a डी ए अपॉन डी टी है। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या आया था, ये वैल्यू आई थी 2 वेक्टर ए डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू, इसे इस प्रकार से लिख दिया 2a डी अपॉन डी टी, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए थी। क्वेश्चन में ये वैल्यू दे रखी थी डी अपॉन डी टी ए स्क्वायर की, और हमारी आई है ये, तो दोनों को बराबर रख दिया। बराबर रखने से क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वेक्टर ए डी अपॉन डी टी इक्वल टू आ जाएगा ए डी अपॉन डी टी, वेक्टर ए डी अपॉन डी टी इक्वल टू ए डी अपॉन डी टी। तो ये थ्योरम नंबर 1.1 होगी समाप्त, कुछ खास नहीं थी। थ्योरम नंबर 1.2 है, किसी सदिश ए टी के अचर सदिश होने का आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध डी ए अपॉन डी टी बराबर 0 होता है। तो आवश्यक प्रतिबंध क्या इसमें दिया हुआ है, मानना वेक्टर ए टी अदिश चर टी का एक अचर सदिश फलन है, तब हम सिद्ध करेंगे कि डी ए बटा डी टी बराबर 0 होगा। देयरफॉर ए टी एक अचर सदिश है, अतः वेक्टर ए ब्रैकेट टी प्लस डेल टी बराबर वेक्टर ए टी। तो ये हमारा पास आना चाहिए।
तो हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। डिफ्रेंशिएशन कर देंगे टी के सापेक्ष में, तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू लिमिट लगाएंगे डेल टी टेंस टू जीरो वेक्टर ए टी प्लस डेल टी माइनस वेक्टर ए टी अपॉन डेल टी, इस प्रकार से लिख देंगे। और ऊपर वैल्यू आएगी, डेल टी की जगह जीरो रखेंगे तो ऊपर आ जाएगी जीरो और नीचे आ जाएगी डेल टी, यानी डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू जीरो आ गई। और हमें यही सिद्ध करना था इसमें। नेक्स्ट इसकी क्या फॉर्म है, क्या शर्त है, अतः प्रतिबंध आवश्यक है, अर्थात अचर सदिश का अवकलज शून्य सदिश होता है, ये प्रतिबंध आवश्यक है। अब पर्याप्त प्रतिबंध ज्ञात करेंगे, यानी इससे वापस वो लाएंगे, पहले उससे वापस वो लाया था, समझ रहे हो ना आप। तो देखिए अब इस बार क्या लेंगे, माना डी अपॉन डी टी जीरो है, तब सिद्ध करेंगे कि वेक्टर एक अचर सदिश है। पहले अपन ने वेक्टर एक अचर सदिश लिया था और डी अपॉन डी टी को जीरो प्रूफ सिद्ध किया था। अब डी अपॉन डी टी को जीरो मान लिया और वेक्टर एक अचर सदिश है, तो ये सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करेंगे तो मान लिया वेक्टर ए टी इक्वल टू ए वन टी आई प्लस ए टू टी आई टी जे प्लस ए थ्री टी के, सभी का क्या करेंगे, टी के सापेक्ष में अवकलन कर देंगे। डी अपॉन डी टी इक्वल टू डी ए वन अपॉन डी टी आई प्लस डी ए टू अपॉन डी टी जे प्लस डी ए थ्री अपॉन डी टी के। तो हमें दिया हुआ डी अपॉन डी टी का वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे लिख देंगे जीरो, तो हमारे पास बचेगी ये वाला जीरो के बराबर हो जाएगा। डी ए वन अपॉन डी टी आई प्लस डी ए टू अपॉन डी टी जे प्लस डी ए थ्री अपॉन डी टी के इक्वल टू जीरो। तो ये तीनों जीरो के बराबर है, इसका मतलब ये सभी अलग अलग भी जीरो के बराबर होंगे। तो अलग अलग जीरो के बराबर रखेंगे, डी ए वन अपॉन डी टी आई बराबर जीरो रखेंगे, तो आई जीरो के नीचे जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डी ए वन अपॉन डी टी आएगा जीरो, वही लिखा है नीचे, डी ए वन अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। उसी प्रकार से डी ए टू अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो, डी ए थ्री अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। ए वन ए टू ए थ्री अचर सदिश है जो टी से स्वतंत्र है, यानी इसमें टी नहीं है। तो वेक्टर ए टी एक अचर सदिश है, अतः प्रतिबंध पर्याप्त है। अतः प्रतिबंध क्या है, पर्याप्त हो गया। यहाँ पे इस प्रकार से लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, तभी आपको नंबर मिलेंगे। अतः प्रतिबंध पर्याप्त है, अर्थात डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो होने पर सदिश वेक्टर ए एक अचर सदिश होता है। फलतः वेक्टर ए टी अचर सदिश है, तभी डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो है, या डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो है इस, तो वेक्टर ए टी अचर सदिश है। यानी ये दोनों बातें कह रहे हैं। अगर ये वाली चीज़ अपने को दी हुई होगी तो ये वाली निकालनी पड़ेगी, अगर ये वाली चीज़ दी हुई होगी तो ये वाली निकालनी पड़ेगी, तभी दोनों तरफ इसमें टिक लगाए हुए हैं। ये थ्योरम नंबर 1.2 होगी। इसी प्रकार से थ्योरम दी हुई है, थ्योरम करने के बाद एग्जाम्पल और क्वेश्चंस अपने को करने हैं, जो कि एकदम ईजी है थ्योरमों से। मेन इसमें थ्योरम ही है पहले चैप्टर में। थ्योरम नंबर 1.3, एक अचर परिमाण के सदिश का अवकलज, एक अचर परिमाण के सदिश का अवकलज उस सदिश के लंबवत होता है, बशर्ते वह सदिश स्वयं अचर सदिश नहीं होती है। अब मान लिया ए एक अचर परिमाण का सदिश है, परंतु अचर सदिश नहीं है, परंतु वह एक स्वयं अचर सदिश नहीं है, यह अचर सदिश, यह एक अचर परिमाण का सदिश है, अर्थात मोड ऑफ ए वेक्टर ए इक्वल टू ए अचर है। इसका मतलब ये होता है, ये वेक्टर ए का परिमाण दिया है और ये अचर है, ठीक है। तथा वेक्टर डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो, यानी वेक्टर ए है जो क्या है, अचर नहीं है, तो इसलिए इसको जीरो के बराबर नहीं किया है। अब यहाँ से देखिए ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, अचर होता है। अब इसका दोनों के सापेक्ष, दोनों पे टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डी अपॉन डी टी ब्रैकेट वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू डी अपॉन डी टी ए स्क्वायर, ठीक है। तो u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वापस अलग अलग कर देंगे डिफरेंशिएशन, डी ए अपॉन डी टी डॉट ए प्लस ए डॉट डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो, जीरो हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे, टू वेक्टर ए डॉट डी वेक्टर ए अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो, तो वेक्टर ए डॉट डी ए वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये दो इसके नीचे चला जाएगा। तो इस बात से अपन ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए लंबवत है डी ए अपॉन डी टी के, वेक्टर ए इसके लंबवत है, जो ये हमें प्रूव करना था। अतः वेक्टर ए का अवकलज वेक्टर ए के लंबवत है, यानी इसका अवकलज इसके लंबवत है। तो ये बात थी जो कि थ्योरम नंबर 1 पॉइंट में थी, 1.3 में थी। अब थ्योरम नंबर 1.4 देखिए। थ्योरम नंबर 1.4 कहते हैं, किसी सदिश ए टी का परिमाण अचर होने का आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है ए डॉट डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। ये प्रतिबंध ज्ञात करना है। वेक्टर ए का परिमाण अगर अचर है तो ये प्रतिबंध होना चाहिए।
तो आवश्यक प्रतिबंध क्या है, माना वेक्टर ए टी का परिमाण अचर है। अचर मानने के लिए परिमाण निकालेंगे, वेक्टर ए का परिमाण और ये अचर है, समझो। मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू ए यानी अचर है। तो अचर है तो ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, और दोनों तरफ अवकलन किया तो इसकी वैल्यू आएगी 0, और ये हो जाएगा दोनों अलग अलग u इंटू वी से अवकलन हो जाएगा। अवकलन कर दिया दोनों का, उसके बाद दोनों को जोड़ा तो 2a डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 0, यानी a डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 0। सेम वही प्रतिबंध आ गया जो पीछे वाली थ्योरम में था। अतः दिया गया प्रतिबंध आवश्यक है, प्रतिबंध आवश्यक है। अब पर्याप्त प्रतिबंध निकालेंगे। माना वेक्टर ए एक ऐसा सदिश है ए डॉट डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 0, तब सिद्ध करेंगे कि ए का परिमाण अचर है। पहले ए का परिमाण अचर दिया हुआ था तो हमने ये चीज़ सिद्ध किया था, अब की बार ये दिया हुआ है तो ए का परिमाण अचर है, वो सिद्ध करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, इस प्रतिबंध को उठाएंगे यहाँ से, और वेक्टर ए डॉट डी ए अपॉन डी टी प्लस 0 इक्वल टू 0, ये तो लिखा हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे कि अगर इसको 2 बार जोड़ दिया, यानी वेक्टर ए डॉट डी ए अपॉन डी टी प्लस डी ए अपॉन डी टी डॉट ए इक्वल टू 0, यानी 2 बार जोड़ देंगे। 2 बार जोड़ने का मतलब क्या होगा कि इसका डी बटा डी टी के सापेक्ष में अवकलन कर दिया, वेक्टर ए का अवकलन किया है। तो 2 बार जोड़ने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए 2 बार जोड़ा है, क्योंकि इसकी भी वैल्यू 0 है और यहाँ पे जो लिखा हुआ था उसकी भी वैल्यू 0 थी। हमने 0 यहाँ पे जोड़ा और 0 यहाँ पे जोड़ा, तो 0 यहाँ पे जोड़ा, इसकी जगह तो अपन ने ये लिख लिया था क्योंकि इसकी वैल्यू थी 0, तो ये लिख लिया। अब दोनों को जोड़ेंगे तो वापस वही फॉर्म में लाना है, डी अपॉन डी टी के फॉर्म में। तो उसी फॉर्म में लाएंगे तो डी अपॉन डी टी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0, यानी ए डॉट ए अचर है, यानी ए स्क्वायर भी अचर है, तो मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर अचर है। फलतः दिए गए प्रतिबंध पर्याप्त है। फलतः मॉड वेक्टर ए टी अचर है तो क्या होगा, वेक्टर ए डॉट डी ए अपॉन डी टी 0 होगा, ये होगा। अगर ए डॉट डी ए अपॉन डी टी 0 है तो वेक्टर ए टी अचर होगा, दोनों बात होनी चाहिए। अब थ्योरम नंबर 1.5 है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ए डॉट बी बराबर 0 होगा, तब क्या होगा, ए और बी क्या होगा, लंबवत होंगे। अगर ए क्रॉस बी 0 होगा तो क्या होगा, ए और बी पैरेलल होंगे आपस में, ये बात ध्यान रखनी है। थ्योरम नंबर 1.5 में कहता है किसी सदिश ए टी की दिशा अचर होने का आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है कि वेक्टर ए क्रॉस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 0। ये प्रतिबंध दे रखा वापस से, किसी सदिश ए टी की दिशा अचर होने का आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है ए क्रॉस डी ए अपॉन डी टी बराबर 0। तो अब देखिए वेक्टर ए इक्वल टू ए डॉट ए कैप लिख सकते हैं, फिर दोनों तरफ क्या किया, अवकलन किया टी के सापेक्ष में, डी बटा डी टी वेक्टर ए इक्वल टू डी अपॉन डी टी ए डॉट ए कैप पे ये अप्लाई कर दिया अवकलन। तो सबसे पहले ए पे लागू होगा, उसके बाद ए कैप पे लागू होगा, तो ए डॉट डी ए कैप अपॉन डी टी प्लस डी ए अपॉन डी टी डॉट ए कैप, ये होगी क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, वेक्टर ए क्रॉस डी आर अपॉन डी टी, वेक्टर ए क्रॉस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू ए डॉट ए कैप क्रॉस ये वाली चीज़ रख देंगे, यानी डी ए अपॉन डी टी ए डॉट ए कैप, यानी सदिश ए से दोनों पक्षों में गुणा करने पर। अब दोनों पक्षों में सदिश ए की गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में सदिश ए की गुणा करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये वाली चीज़ तो ये बन गई ए डी ए अपॉन डी टी ए कैप क्रॉस ए कैप, और यहाँ पे बचा डी ए कैप डॉट डी ए कैप अपॉन डी टी। तो इसी प्रकार से आगे देखिए वेक्टर ए क्रॉस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू, उसकी वैल्यू क्या आई, ये वाली चीज़ आई है सिर्फ ए स्क्वायर ए कैप क्रॉस डी ए कैप अपॉन डी टी, ये क्वेश्चन नंबर 2 आई है। और ए कैप क्रॉस ए कैप की वैल्यू होती है हमेशा 0, ये ध्यान में रखना है। भी आवश्यक प्रतिबंध तो हमारे पास क्या है, आवश्यक प्रतिबंध है, माना वेक्टर ए टी की दिशा अचर है, तब ए कैप एक अचर सदिश होगा। अगर ए वेक्टर ए टी की दिशा अचर है तो डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू आएगी 0। तो समीकरण 2 से अपन ये कह सकते हैं कि ए
क्रॉस डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू 0 है, जो कि हमें दर्शाता है कि दिया गया प्रतिबंध आवश्यक है। अब ये प्रतिबंध आवश्यक है, ये तो अपन ने प्रूव कर दिया। अब पर्याप्त प्रतिबंध के लिए वापस उल्टा प्रूव करेंगे। उल्टा कैसे? माना ए टी ऐसा सदिश है जो कि ए क्रॉस डी अपॉन डी टी बराबर 0 है, तब सिद्ध करेंगे कि ए की दिशा अचर है। सबसे पहले दिया हुआ था कि ए की दिशा अचर है, तो हमें ए क्रॉस डी अपॉन डी टी को 0 सिद्ध कर दिया था। इस बार ए क्रॉस डी अपॉन डी टी 0 दिया हुआ है और ये सिद्ध करना है कि ए की दिशा अचर है। तो इस वाले को वापस ले लेंगे जो क्वेश्चन में गिवन होगा, ए क्रॉस डी अपॉन डी टी इक्वल टू 0। अब इसकी जगह ये वैल्यू रखेंगे, ये वाली जो अपन ने निकाली थी, ए स्क्वायर ए कैप डी अपॉन डी टी इक्वल टू 0, समीकरण 2 से कर दिया। अब ए कैप क्रॉस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 0 होगा। ये कब होगा? क्रॉस में कब होते हैं? जब ये दोनों पैरेलल होंगे। ए कैप पैरेलल होगा डी ए अपॉन डी टी के। ये क्वेश्चन नंबर 4 होगी। और प्रमेय 1.4 से, यानी पिछली जो प्रमेय अपन ने की थी उसके हिसाब से क्या करना है कि ए कैप डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 0 करना है, क्योंकि ए डॉट बी इक्वल टू 0 होता है, तो ये ए और ये बी होते हैं आपस में लंबवत होते हैं, तो ए कैप लंबवत हो गया डी ए अपॉन डी टी की। ये समीकरण आ गई 5। तब यह तभी संभव है जब डी ए अपॉन डी टी बराबर 0 और ए कैप और 0 के बराबर नहीं हो। अतः प्रतिबंध पर्याप्त है, फलतः ए टी की दिशा अचर है तो क्या होगा? ए क्रॉस डी ए अपॉन डी टी 0 होगा, या ए क्रॉस डी ए अपॉन डी टी 0 दिया हुआ है तो ए टी की दिशा अचर होगी। तो ये थ्योरम नंबर 1.5 में दिया हुआ है। अब ये इतनी थ्योरम थी हमारे पास, 5 थ्योरम थी। अब 5 थ्योरम के अलावा और कुछ भी थ्योरम नहीं है, आगे एग्जाम्पल है और क्वेश्चंस करने। वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखीय इकाई सदिश का सूत्र देखिए। वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखीय इकाई सदिश यानी एन कैप इक्वल टू वेक्टर डी आर अपॉन डी टी का मोड है, यानी मापांक है। अब इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल किस प्रकार आएंगे और हमें क्या क्या ज्ञात करना होगा वो देखिए। तो अपन इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला इसमें अपने बुक में 12 नंबर पेज पे दिया हुआ है, 12 नंबर पेज पे दिया हुआ है वेक्टर कैलकुलस। तो एग्जाम्पल में ए के ऊपर समीकरण दी हुई है और उसमें निम्न ज्ञात करने हैं। पहले डी आर अपॉन डी टी, बी दे रखा है मॉड डी आर अपॉन डी टी, सी डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर और डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर का मापांक। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है आर इक्वल टू ए कोस टी आई प्लस ए साइन टी जे प्लस टी के। डी आर बटा डी टी ज्ञात करना है, यानी इसका टी के सापेक्ष में अवकलन करना है सीधा। ए कांस्टेंट एज इट इज है और कोस टी का अवकलन क्या होगा? साइन टी, माइनस का साइन टी और आई का आई पड़ा है, प्लस ए साइन टी का हो जाएगा कोस टी जे प्लस टी का कितना होगा? टी के सापेक्ष में 1 होगा, तो प्लस के। ये इसका उत्तर है। बी दे रखा है मॉड डी आर अपॉन डी टी, यानी इसका मापांक ज्ञात करना है। तो इसका मापांक कैसे ज्ञात करेंगे? अंडर द रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस यहाँ पे जो 1 था उसका स्क्वायर करना है। तो जो आई जे और के जो आगे गुण वो दिए हुए हैं गुणन में, यानी माइनस का ये साइन टी दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर करके जोड़ना है अंडर रूट के अंदर। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस 1। तो ए स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी बन गया 1, तो ए स्क्वायर प्लस 1 रूट ए स्क्वायर प्लस 1 आ गया इसका आंसर। सेकंड में दे रखा डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी इसका आर का 2 बार अवकलन करना है। पहली बार अवकलन किया तो ये आया, अब इसी से दूसरी बार अवकलन करेंगे। साइन टी का अवकलन हो जाएगा कोस टी और कोस टी का हो जाएगा माइनस का साइन टी और के का हो जाएगा 0। तो ये आ गया माइनस का ए कोस टी आई माइनस का ए साइन टी जे प्लस 0, माइनस का ए कॉमन ले लिया कोस टी आई प्लस साइन टी जे। और अब इसका मापांक ज्ञात करना है चौथे वाले क्वेश्चन में मापांक ज्ञात करना है। तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर मोड इक्वल टू रूट ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, यही आएगा। रूट में आएगा कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, तो इसकी मान तो हो जाएगा 1 और बचेगा क्या? सिर्फ ए स्क्वायर, रूट में ए स्क्वायर, तो बाहर निकालेंगे तो ये इसका हो जाएगा उत्तर। इसी प्रकार से हमें दे रखा है अब एग्जाम्पल नंबर 2।
तो इसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी दो दे रखा है। वेक्टर ए है टी आई प्लस टी स्क्वायर जे प्लस 1 माइनस टी के, वेक्टर बी इक्वल टू 3t स्क्वायर आई माइनस का जे प्लस का टी क्यूब के। सबसे पहले ज्ञात करना है वेक्टर ए डॉट बी। ए डॉट बी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आई को आई से गुणा करेंगे, यानी आई को आई से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3i t गुणा 3t स्क्वायर, तो हो जाएगा 3t क्यूब। फिर जे को जे से गुणा करेंगे, प्लस का टी स्क्वायर माइनस का 1 यानी माइनस का टी स्क्वायर। फिर के से के को गुणा करेंगे 1 माइनस टी गुणा टी क्यूब गुणा 1 माइनस टी। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 4t क्यूब माइनस का टी स्क्वायर माइनस का टी की घात 4। अब दूसरा दे रखा है इसका डी बटा डी टी करना है, यानी एक बार टी के सापेक्ष अवकलन करना है, इसका अवकलन करना था। पहले क्वेश्चन में था ये अवकलन करना। देखिए क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। डी बटा डी टी ए डॉट बी करना था, तो सबसे पहले ए डॉट बी निकालेंगे। ए डॉट बी करेंगे तो आई की आई से गुणा करेंगे, जे की जे से गुणा करेंगे और के से गुणा करेंगे। अब इसका एक बार अवकलन कर देंगे टी के सापेक्ष में। टी के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो 12t स्क्वायर का हो जाएगा। सबसे पहले इसने 12t स्क्वायर का कितना होगा, 24t होगा, और माइनस 2 और माइनस का 4 3 12t स्क्वायर। अब इसमें से माइनस का 2t कॉमन लिया है और उसके बाद लिखा है 1 माइनस 6t प्लस का 2t स्क्वायर। ये अपना आंसर आएगा, आप लोग करके देख लेना, एकदम इजी है। अब बी देखिए, बी में डी बटा डी टी ए क्रॉस बी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी ज्ञात करना है। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम इस प्रकार की एक सारणी बनाते हैं जिसमें ऊपर लिखते हैं आई जे और के। यहाँ पे जो आई का गुणांक था ए वेक्टर ए का, और वेक्टर ए का जे का गुणांक और वेक्टर ए का के का गुणांक यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद वेक्टर बी का आई का गुणांक और वेक्टर बी का जे का गुणांक और वेक्टर बी का के का गुणांक यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में इसे सॉल्व करेंगे। तो पहली पंक्ति के हिसाब से किया, यानी आई के हिसाब से किया, तो प्लस का आई यहाँ पे लिख दिया और इन दोनों को छुपा लिया, तो अंदर बचा प्लस का आई के सापेक्ष में किया, तो ये बचा। तो अब देखिए टी क्यूब की टी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो टी की घात 5 माइनस साइन आएगा, और फिर माइनस ए की गुणा करेंगे 1 माइनस टी से, तो माइनस माइनस प्लस और 1 माइनस टी अंदर बच गया। उसी प्रकार माइनस जैसे जिस प्रकार मैट्रिक्स को सॉल्व करते थे उसी प्रकार से करना है। यहाँ पे जे के आगे माइनस आएगा और इन दोनों को छुपा लेंगे, और टी क्यूब की टी से गुणा करेंगे तो आएगा टी की घात 4, और 3t स्क्वायर की 1 माइनस टी से गुणा करेंगे माइनस का चिन्ह आगे लगा के, माइनस का 3t स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस टी, फिर प्लस का के, तो के वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन छुपा लेंगे, एक पंक्ति और एक स्तंभ छुपाएंगे, तो आएगा माइनस का टी माइनस का 3t की पावर 4, माइनस का टी माइनस का 3t की पावर 4। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, अंदर जो कट रहा है उसे काट देंगे, जुड़ रहा है उसे जोड़ देंगे। तो आई टी की घात 5 माइनस का टी प्लस का 1 माइनस का जे टी की घात 4 माइनस का 3t स्क्वायर प्लस का 3t क्यूब प्लस का के माइनस का टी माइनस का 3t की घात 4। अब इसका क्या करना है, अवकलन करना है टी के सापेक्ष में। डी बटा डी टी ए क्रॉस बी निकालना था। तब इसका अवकलन करेंगे, आई एज इट इज पड़ा है, अंदर अवकलन कर देंगे। टी की घात 5 का हो जाएगा 5t की घात 4, और माइनस टी का हो जाएगा माइनस का 1, और ए का हो जाएगा 0। आई का आई एज इट इज पड़ा है, फिर माइनस का माइनस पड़ा है और जे का जे यहाँ पे लिख दिया। टी की घात 4 का 4t क्यूब, और इसका हो जाएगा माइनस का 6t, और इसका हो जाएगा प्लस का 9t स्क्वायर जी, प्लस के पड़ा है, माइनस टी का हो जाएगा माइनस का 1, और माइनस का 4 3 12t क्यूब। फिर इसे अंदर सॉल्व कर देंगे, जो जुड़ रहा है उसे जोड़ देंगे, नहीं जुड़ रहा है उसे वैसे ही पड़ा रहने देंगे। तो उत्तर आएगा हमारे पास 5t की घात 4 माइनस का 1 आई प्लस का 6t माइनस का 9t स्क्वायर माइनस का 4t क्यूब इंटू जे माइनस का 12t क्यूब प्लस का 1 इंटू के। ये हो जाएगा उत्तर एग्जाम्पल नंबर 2 के दूसरे का, बी का। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 3 है, यदि ए और बी अचर सदिश है, अन्य कोई अचर है और अदिश चर टी का सदिश फलन आर निम्न से प्राप्त होता है, यानी आर इक्वल टू कोस एन टी ए
प्लस साइन एंटी बी दे रखा है। सिद्ध करना है डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर इक्वल टू जीरो होता है, यानी इसका मान निकालना है और ये जीरो आना चाहिए। दूसरे में आर क्रॉस डी आर बटा डी टी का मान बराबर होना चाहिए एन ए क्रॉस बी के मान के, तो ये वैल्यूज़ निकालनी। सबसे पहले जो आर दिया हुआ था क्वेश्चन में वो अपन ने लिख लिया। आर के लिखने के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व करेंगे। ए में क्या था, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर इक्वल टू जीरो था, तो वो सिद्ध करेंगे। तो आर की वैल्यू है वो दी हुई है, वो लिख ली अपन ने। आर इक्वल टू कॉस एन टी ए प्लस साइन एन टी बी, इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। माइनस का एन साइन एन टी ए प्लस का कॉस एन टी डी अपॉन डी टी प्लस का एन कॉस एन टी बी प्लस का साइन एन टी डी बी बटा डी टी। सबसे पहले इसका करेंगे अवकलन और ये एज इट इज़ पड़ा है, फिर ये एज इट इज़ पड़ा है और इसका कर देंगे यू इंटू वी से किया दोनों का। अब यहाँ देखिए क्या ए और बी अचर सदिश हैं, तो डी ए बटा डी टी होगा जीरो और डी बी बटा डी टी का मान जीरो होगा, ये ध्यान रखना है सिर्फ। तो डी ए बटा डी टी जहाँ लिखा हुआ उसका मान जीरो हो जाएगा, तो जीरो से गुणा करेंगे तो ये भी जीरो और जीरो से गुणा करेंगे ये भी जीरो, बचेगा कि ये और ये दो पोर्शन बचेंगे। माइनस का एन साइन एन टी ए प्लस एन कोस एन टी बी, तो माइनस का एन स्क्वायर कोस एन टी ए। अब क्या किया है, दूसरे वाला अवकलन निकाल लिया, क्योंकि हमें चाहिए डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। फिर इसका एक बार और अवकलन किया, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का एन स्क्वायर कोस एन टी ए माइनस का एन स्क्वायर साइन एन टी वैक्टर बी। तो माइनस का एन स्क्वायर कॉमन ले लिया, कोस एन टी वैक्टर ए प्लस साइन एन टी वैक्टर बी। अब कोस एन टी वैक्टर ए प्लस साइन एन टी वैक्टर बी को अपन क्या लिख सकते हैं, वैक्टर आर, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो माइनस का एन स्क्वायर वैक्टर आर, तो अब इस चीज़ को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर इक्वल टू जीरो। ये सिद्ध हो गया हमारा पहला प्रश्न, ये सिद्ध करना था। दूसरे में दिया हुआ आर क्रॉस डी आर बटा डी टी बराबर एन ब्रैकेट ए क्रॉस बी। तो आर को डी आर बटा डी टी से गुणा करवानी है क्रॉस प्रोडक्ट में। तो सबसे पहले आर की वैल्यू लिख दी, उसके बाद में डी आर बटा डी टी की वैल्यू लिख दी, जो अपन ने यहाँ पे निकाली थी वही लिखनी है। तो माइनस का एन साइन एन टी ए प्लस का एन कोस एन टी बी। अब देखिए कोस एन टी और साइन एन टी, पहले तो एन कॉमन लेंगे पूरे में से, सभी में से एन कॉमन ले लिया। फिर माइनस का साइन एन टी कोस एन टी ए क्रॉस ए। अब ए और ए वाले गुणा होंगे, बी और वेक्टर बी वाले गुणा होंगे, वेक्टर सी और वेक्टर सी वाले गुणा होंगे, इस प्रकार से होंगे। यानी सबसे पहले इसका वेक्टर ए के साथ गुणा होगा, फिर इस वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ गुणा होगा, फिर ये खत्म हो गया इसका काम। अब वेक्टर बी का वेक्टर ए के साथ गुणा होगा, फिर वेक्टर बी का वेक्टर बी के साथ गुणा होगा। तो मैंने सबसे पहले वेक्टर ए का साथ में लिखा है, तो कोस एन टी साइन एन टी माइनस और एन का बाहर निकाल दिया, तो साइन एन टी कोस एन टी वेक्टर ए क्रॉस ए ये लिख दिया। फिर अब बी वालों के साथ लिखा है, इसमें भी एन बाहर ले लिया, कोस एन टी साइन एन टी नहीं, सबसे पहले इसका और इसका कर दिया, उसके बाद में लिया अपन ने कोस एन टी कोस एन टी वेक्टर ए और कोस एन टी वेक्टर बी, यानी ए क्रॉस बी कोस स्क्वायर एन टी। उसके बाद साइन एन टी बी का इससे गुणा करा दिया, तो बी क्रॉस ए साइन स्क्वायर एन टी माइनस का साइन स्क्वायर एन टी बी क्रॉस ए, फिर साइन एन टी कोस एन टी बी क्रॉस बी ये लिख दिया। अब ए क्रॉस ए क्या होता है, ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी का मान जीरो होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ए क्रॉस ए का मान जीरो है, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन हो गया जीरो। बी क्रॉस बी का मान जीरो है, तो ये वाला पोर्शन हो गया जीरो। बचेगा क्या, माइनस का साइन स्क्वायर एन टी बी क्रॉस ए और प्लस का कोस स्क्वायर एन टी ए क्रॉस बी। एन बार पड़े साइन स्क्वायर एन टी प्लस कोस स्क्वायर एन टी, दोनों में ए क्रॉस बी था, एक में बी क्रॉस ए था, तो इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए क्रॉस बी से। ए क्रॉस ए का मान जीरो होता है और बी क्रॉस बी का मान भी जीरो होता है। अब साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी का मान कितना होता है, एक, तो इसका मान एक हो जाएगा और बाहर पड़ा है एन और ए क्रॉस बी, एन ए क्रॉस बी, ये हमें सिद्ध करना था। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 है, सदिश आर की दिशा में इकाई सदिश
आर कैप हो तो इकाई सदिश आर कैप क्रॉस डी आर बटा डी टी बराबर 1/r² आर क्रॉस डी आर बटा डी टी सिद्ध करना है पहले में। तो ये करेंगे तो सदिश आर दिया हुआ है हमें। पहले तो देखिए इकाई सदिश क्या होता है, वेक्टर आर बटा आर का मापांक होता है। आर कैप को कहते हैं इकाई सदिश। इसका मान किस प्रकार से निकालेंगे, इसका या फॉर्मूला समझ लो आप लोग। वेक्टर ए यानी सदिश इकाई सदिश आर है तो सदिश आर बटा आर का मापांक, सदिश आर का मापांक, ये इसका फॉर्मूला होता है इकाई सदिश का। तो यहाँ पे दिए हुए आर कैप यानी इकाई सदिश दी हुई है, तो आर कैप क्रॉस डी आर कैप बटा डी टी लिखा हुआ है। और आर कैप हमें पता है कि आर कैप होता है इकाई सदिश, और आर कैप यानी इकाई सदिश होता है। इकाई सदिश का मान होता है सदिश बटा सदिश का मापांक, ये होता है आर कैप इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन आर। तो अब इस आर कैप का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी आर कैप अपॉन डी टी बराबर 1/r, मापांक है मतलब ये होगा कांस्टेंट होगा। तो इसका कर देंगे टी के सापेक्ष में डी आर बटा डी टी, प्लस में आर कैप पड़ा है कांस्टेंट नहीं है ये, इसका भी कर रहे हैं अपन। आर कैप 1/r का करेंगे हम, 1/r पहले बाहर रख दिया और इस ऊपर वाले आर का कर दिया अवकलन टी के सापेक्ष में। फिर ये आर कैप पड़ा है एज इट इज़, सॉरी आर वेक्टर आर पड़ा है एज इट इज़, और 1/r का कर दिया अवकलन माइनस का 1/r² डी आर बटा डी टी। तो आर कैप क्रॉस डी आर बटा डी टी बराबर वेक्टर आर अपॉन आर, और डी आर बटा डी टी का मान लिख दिया, आर कैप का मान लिख दिया वेक्टर आर अपॉन आर, और डी आर कैप अपॉन डी टी का मान लिख दिया, ये जो मान ज्ञात किया था ये वाला लिख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे करेंगे सॉल्व, ये भी आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले इन दोनों को इसमें गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा वेक्टर आर और आर हो गया r², और बीच में आ गया क्रॉस डी आर बटा डी टी, माइनस का इन दोनों की करेंगे और ये हो जाएगा 1/r³ और डी आर बटा डी टी एज इट इज़ पड़ा है, और ये और आर दोनों क्रॉस में हो जाएंगे, आर क्रॉस आर यानी एक जैसे का क्रॉस होता है तो वो 0 होता है, तो इसका मान हो गया 0। और बचा क्या हमारे पास ये वाला 1/r² आर के वेक्टर आर क्रॉस डी आर बटा डी टी आ गया, यानी आर कैप क्रॉस डी आर कैप अपॉन डी टी लेके चले थे और आंसर अपने लिया है 1/r² वेक्टर आर क्रॉस डी आर बटा डी टी। यही सिद्ध करना था पहले वाले में। इसका बी देखिए, मापांक दे रखा है मॉडुलस आर कैप क्रॉस डी आर कैप अपॉन डी टी इक्वल टू मॉड ऑफ डी आर कैप अपॉन डी टी। आर कैप यानी इकाई सदिश, इसका परिमाण अचर होता है, आर कैप का परिमाण अचर होता है, तो आर कैप परस्पर लंबवत होंगे, डी आर कैप अपॉन डी टी और आर कैप परस्पर लंबवत होंगे, तभी इसका परिमाण होगा अचर, यानी अर्थात थीटा होगा 90 डिग्री का। समझे नहीं आप लोग? यहाँ से देखिए ये वाली चीज़ है जो उतार दी अपन एज इट इज़। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर वेक्टर ए क्रॉस बी आ जाए तो इसे किस प्रकार से लिखेंगे, मापांक में ए बी साइन थीटा लिखेंगे, यहाँ पे थीटा निकालने का कोई प्रोसेस नहीं था, इसलिए अपन ने ये दिमाग लगाया कि ये दोनों आपस में क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों लंबवत होंगे तो थीटा का मान लंबवत में 90 डिग्री जाता है, तो थीटा का मान यहाँ पे दिखा है 90 डिग्री। अब आर कैप की वैल्यू 1 है क्योंकि ये इकाई सदिश है, और डी आर कैप की वैल्यू एज इट इज़ पड़ी है डी आर कैप अपॉन डी टी, और साइन 90 का वैल्यू होती है 1। ये वैल्यू अपन ने लिख दी, तो तीनों की गुणा करें तो क्या आया, मॉड डी आर कैप अपॉन डी टी। तो यही अपन को सिद्ध करना था, ये वाली चीज़ लेके चलनी थी और ये वाली चीज़ निकालनी थी, तो अपन ने निकाल दी। एग्जाम्पल नंबर 5 पे 4 क्वेश्चन है। यदि सदिश आर टी का एक सदिश फलन हो तो निम्न ज्ञात कीजिए, डी बटा डी टी, ये ए बी सी डी 4 ज्ञात करनी है तो वो भी ज्ञात कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। पहले दे रखा है अपने को कि डी बटा डी टी आर डी आर बटा डी टी और डी टू आर बटा डी टी स्क्वायर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन तीनों का टी के सापेक्ष में अवकलन करना है, तो अवकलन करना बताया था मैंने। पहले इसका अवकलन करेंगे, ये दोनों एज इट इज़ पड़े, उसके बाद इसका अवकलन करेंगे, ये दोनों एज इट इज़, इसके बाद इसका अवकलन, ये दोनों एज इट इज़, इसका अवकलन करेंगे डी आर बटा डी टी, ये दोनों एज इट इज़।
फिर ये दोनों एज इट इज़ पड़े हैं और इसका करेंगे d2r/dt², हो गया दूसरा का। फिर प्लस ये दोनों एज इट इज़ पड़े हैं और इसका करेंगे d2r/dt² का d3r/dt², ये हो गया। अब इसमें भी एक फॉर्मूला लगता है, अगर ए बी आ जाए, अगर ए डॉट बी आ जाए तो इसकी वैल्यू 0 होती है। दो अगर सेम आ जाए तो इसकी वैल्यू होगी 0। तो इसमें dr/dt सेम है तो 0 हो गई, और इसमें d2r/dt और d2r/dt² सेम है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। बचा क्या हमारे पास? थर्ड बचा, और वही आंसर हमारा ए का। सेकंड में d2r/dt² r dr/dt d2r/dt²। अब इसका 2 बार अवकलन करना है, तो सबसे पहले एक बार अवकलन करेंगे, तो एक बार अवकलन d/dt करेंगे, तो जो कि क्वेश्चन नंबर ए दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर ए था तो यही था, d/dt दिया हुआ था, r dr/dt और d3r/dt³। ठीक है, और अब इसका तीनों का वापस करेंगे t के सापेक्ष में अवकलन, t के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले इसका होगा dr/dt, ये दोनों एज इट इज़ पड़े हैं। फिर इसका होगा d2r/dt² और फिर इसका होगा d4r/dt²। ये दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। इसमें तीनों अलग अलग है और इसमें तीनों अलग अलग है, तो ये दोनों हो गए हमारे आंसर। सी देखिए, d/dt r क्रॉस dr/dt क्रॉस d2r/dt² दिया हुआ है, तो सबसे पहले d/dt के r क्रॉस से गुणा करेंगे, तो dr/dt यानी इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष में तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट में। तो क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अपने डॉट प्रोडक्ट में किया था, अब क्रॉस प्रोडक्ट में करेंगे। तो इसका हो गया dr/dt और ये दोनों एज इट इज़ पड़े हैं, फिर प्लस r और ये दोनों एज इट इज़ पड़े, और इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा d2r/dt²। ये दोनों एज इट इज़ पड़े, इसका d3r/dt³। फिर देखिए इन दोनों में सेम कौन से हैं? ये दो है, लेकिन ये ब्रैकेट से बाहर है तो इस पर ये नियम लागू नहीं होगा। ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है, सेम है, तो ये हो जाएगा 0, और ये दोनों अलग अलग है तो एज इट इज़, तो ये और ये वाला पोर्शन हो जाएगी अपने आंसर dr/dt क्रॉस d2r/dt² प्लस r क्रॉस dr/dt क्रॉस d3r/dt³। ये इसका आंसर हो गया। अब चौथा देखिए, चौथा दिया हुआ है क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन भी काफ़ी लंबा दिया हुआ है। इसमें निकालना है जो ये क्वेश्चन था, ये तो एक बार अवकलन था t के सापेक्ष में, इसका 2 बार अवकलन निकालना होगा इसमें चौथे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, एक बार अवकलन हमें चाहिए, तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू उठा के सीधी सी रख दी यहाँ पे। अब इसका एक बार और अवकलन करेंगे तो d2/dt² हो जाएगा। तो इसका अवकलन करेंगे तो इसका भी 3 होगा t के सापेक्ष में। सबसे पहले इसका ये दोनों एज इट इज़, फिर इसका ये दोनों एज इट इज़, फिर इसका ये दोनों एज इट इज़, फिर प्लस फिर इसका ये दोनों एज इट इज़, फिर इसका ये दोनों एज इट इज़, फिर इसका ये दोनों एज इट इज़। इस प्रकार से अवकलन करना है, जोड़ना है। जिसमें दो सेम आ जाए तो उसका मान 0 होगा, और जो ब्रैकेट में है क्रॉस में होगा तो ब्रैकेट में होगा सेम, उसका मान 0 आएगा। अगर डॉट में होगा तो तीनों में से कोई भी दो अगर सेम हो गए तो 0 होगा। तो ये देखिए अपन ने इस प्रकार से अलग अलग दोनों को लिख लिया। दोनों को लिखने के बाद हमारे पास इस प्रकार से है, पहले इसका किया d2r/dt², ये दोनों एज इट इज़, फिर इसका किया स्क्वायर हो गया, फिर इसका किया क्यूब हो गया, फिर इसका किया r हो गया, और इसका किया स्क्वायर हो गया, फिर इसका किया d⁴। अब सेम देखिए ब्रैकेट के अंदर सेम है नहीं है, ये दोनों सेम है, इसका वैल्यू 0 होगी। ये दोनों सेम नहीं, ये दोनों सेम नहीं, ये दोनों सेम नहीं, ये दोनों सेम नहीं, तो सेम नहीं है, तो ये एज इट इज़ वैल्यू यहाँ पे आ गई, और ये वैल्यू और एक और कौन सी थी, ये वैल्यू होगी 0। dr/dt और d3r/dt³, dr/dt d3r/dt³, यानी ये 2 हो गई, ये 1 और ये 1 2 तो ये 2 हो गई। और लास्ट में क्या बचा, ये वाले एक चीज़ यहाँ पे लिख दी और ये वाले भी यहाँ पे लिख दी, तो ये हो गया आंसर इसका। एग्जाम्पल नंबर 6, और ये लास्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 6 में दिया हुआ है, सदिश r अदिश सर t का एक सदिश फलन है, यानी r अदिश सर t का एक सदिश फलन है।
जिसका परिमाण r है तथा a और b कोई अचर सदिश है तो निम्न के t के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। t के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करने सभी के d बटा dt d बटा dt d बटा dt d बटा dt। तो r प्लस ए बटा आर स्क्वायर बटा प्लस ए स्क्वायर डी बटा dt ज्ञात करना है। तो दोनों को अलग अलग कर दिया भाई, इस ऊपर वाले को अलग कर दिया, इसे 1 बटा आर स्क्वायर दोनों को अलग कर दिया। फिर डी बटा dt का नियम लगा दिया u इंटू वी। पहले इस पे इसका अवकलन हो जाएगा और उसके बाद ये पड़ा है, फिर इसका अवकलन होगा, ये पड़ा है। 1 बटा आर का कितना होगा माइनस 1 बटा आर स्क्वायर और फिर इस आर का हो जाएगा 2r डी आर बटा डी टी प्लस 2a डी ए बटा डी टी। ठीक है, आर प्लस ए एज इट इज़ पड़ा है प्लस 1 बटा आर स्क्वायर ए स्क्वायर और इसका हो जाएगा डी आर बटा डी टी प्लस डी ए बटा डी टी डी ए बटा डी टी। डी ए बटा डी टी का मान 0 होगा और डी ए बटा डी टी का मान 0 होगा। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे इतने को और ये एज इट इज़ पड़ा है यहाँ पे। तो माइनस का 2r आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर डी आर बटा डी टी आर प्लस ए प्लस 1 बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी आर बटा डी टी आ जाएगा आंसर। दूसरे में आर क्रॉस ए अपॉन आर डॉट ए का अवकलन निकालना है। डी बटा डी टी आर क्रॉस ए डॉट 1 बटा आर डॉट ए। सबसे पहले आर क्रॉस ए का करेंगे डी आर बटा डी टी इंटू ए क्रॉस ए प्लस डी ए बटा डी टी क्रॉस आर और 1 बटा आर ए एज इट इज़ पड़ा है। फिर प्लस आर क्रॉस ए और इसका करेंगे माइनस का 1 बटा आर डॉट ए का स्क्वायर डी आर बटा डी टी ए प्लस आर डी ए बटा डी टी। डी ए बटा डी टी का मान 0, डी ए बटा डी टी का मान 0। तो आंसर आएगा डी आर बटा डी टी क्रॉस ए डॉट 1 बटा आर ए माइनस का आर क्रॉस ए आर अपॉन आर ए का स्क्वायर और ब्रैकेट में आर डी आर बटा डी टी। यह आंसर आएगा। सी है डी बटा डी टी आर स्क्वायर प्लस 1 बटा आर स्क्वायर। तो सबसे पहले आर स्क्वायर का निकालेंगे 2r डी आर बटा डी टी और इसका निकालेंगे माइनस का 2 बटा आर क्यूब डी आर बटा डी टी। 2 कॉमन आ गया r माइनस 1 बटा आर क्यूब डी आर बटा डी टी आ गया इसका उत्तर। चौथा है डी बटा डी टी ए आर प्लस आर बी का होल स्क्वायर है। तो इसका करेंगे पहले स्क्वायर का होगा 2 ए आर प्लस आर बी और फिर ए आर का होगा यू इंटू वी से ए का करेंगे डी ए बटा डी टी आर प्लस आर का करेंगे डी आर बटा डी टी इंटू ए प्लस आर का करेंगे डी आर बटा डी टी इंटू वी प्लस आर एज इट इज़ पड़ा वी का डी वी बटा डी टी। तो ये जो कांस्टेंट है उनका अवकलन है उसका मान होगा 0, इसका मान होगा 0। तो बचेगा क्या ए डी आर बटा डी टी और बी डी आर बटा डी टी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में अपन और एग्जाम्पल्स बचे हुए हैं वो करेंगे और एक्सरसाइज की कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।